नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक भूतनी की बहुत ही सुंदर कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। उसके बेटे का विवाह पास के गांव में तय हो गया था और समय से बारात भी गांव में गई हुई थी। अब दुल्हन को लेकर अपने गांव लौट रहे थे। सुबह के 4 बजे होंगे। दुल्हन को डोली में बैठाकर कांर अब निकल चुके थे और मन्नू को भी आंगन में गांव की माँ बहनों ने बैठा रखा था, बहन बेटियों को नेंग देने के लिए। आधा एक घंटे में उसे भी विदा कर दिया जाएगा। बाराती भी जलपान के लिए बैठे हुए थे। कांर बड़ी तेजी से पगडंडी पर अपनी संतुलन बनाए आगे बढ़ रहे थे। यहीं कोई 1 घंटा बीत गया। सुबह होने लगी थी। कांर अब एक अच्छी जगह खोज रहे थे ताकि डोली को रखकर वो लोग फ्रेश हो सकें। उनके पीछे पीछे दुल्हन का छोटा भाई भी दौड़ते हुए चला जा रहा था। दौड़ता इसलिए जा रहा था क्योंकि उसकी उम्र यहीं कहीं 8 वर्ष रही होगी, जो इन कारों की चाल के बराबर नहीं चल सकता था। आखिरकार एक गांव के बाहर उस पगडंडी से थोड़ा हटके एक कुआं दिखाई दिया और पास में ही एक घटादार पेड़ भी था, जो कि उसको काफ़ी सहूलियत भरा लगा। इसलिए कारों ने डोली को वहीं रखकर दुल्हन के भाई से कहने लगे, बाबू तुम यहीं ठहरो, हम लोग फ्रेश होकर आते हैं। और वे चारों लोटे भर भर के दूर खेतों में चले जाते हैं। जब वे चले गए तो दुल्हन अपने भाई से कहने लगी कि जाओ बाबू, तुम भी फ्रेश हो जाओ और मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वह भी चला गया क्योंकि दीदी का कहना वह कैसे टाल सकता था। कुछ देर बाद सब वापस आ गए और वह हाथ मुंह धोकर नाश्ता पानी करके फिर डोली को उठाकर अपनी मंजिल की ओर चल दिए। उन्हें अब डोली का भार अब कुछ अजीब सा लगने लगा। फिर वे सोचने लगे, लगता है दुल्हन को शायद नींद के झोंके आ रहे हैं, और वे आगे बढ़ने लगे। अब मंजिल तक वे पहुंच ही गए थे। गांव की सभी औरतें दुल्हन को उतारने के लिए थाली सजाकर तैयारी में लगी हुई थीं। छोटी छोटी लड़कियां इधर उधर ताका झाकी कर रही थीं ताकि उन्हें दुल्हन का चेहरा देखने को मिल जाए। अब मन्नू भी पहुंच गया। दुल्हन को विधि पूर्वक उतारा गया और बाहर बिठाया गया। गांव की औरतें मंगल गीत गाने लगीं। पूरा दिन खुशियों के माहौल से भरा रहा। सभी मेहमान और गांव वाले, गांव की बहन बेटियों ने पूरा दिन वहीं गुजार दिया। और अब शाम हो गई थी। गांव की औरतें अब धीरे धीरे घर जाने लगीं। अब मेहमानों और घर के लोगों के सिवाय और कोई नहीं था। अब कुछ दिन बीत गए। अब घर का सारा कामकाज गौरी के जिम्मे आ गया था। खाना बनाने से लेकर कपड़े, चूल्हा चौका सब काम वही किया करती थी। सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। समय धीरे धीरे बीत गया और मन्नू की 2 संतान भी हो गई। अब उनके 2 बच्चे भी थे। अब मन्नू की शादी के लगभग 16-17 साल हो चुके थे। मन्नू अब काम करते करते थक जाता था। उसकी भी उम्र अब 35 वर्ष हो चुकी थी, परंतु गौरी आज भी उत्साह के साथ घर का सारा काम करती थी, जैसा वह शुरू में कर रही थी। मन्नू आज भी कभी कभी गौरी को टोक देता था कि तुम इतनी फुर्ती से काम कैसे कर लेती है, आराम भी किया करो। तो वह हंसकर कह देती कि जब बहू आएगी तो सब काम छोड़कर आराम ही तो करना है, और अपने काम में लग जाती।
एक दिन जो मन्नू के घर में नौकर था, वो नौकर उनके पिताजी के समय से रहता था और खेत का काम करवाता था, तो वह उसके साथ खेत पर चला गया। जब वह दोपहर हुई तो मन्नू बोला, काका आप घर जाओ और खाना खा आओ, मैं बाद में जाऊंगा, तब तक मैं हल चलाता हूँ। पहले आप खाना खा आओ, उसके बाद मैं जाऊंगा। काका मना कर रहे थे, पर मन्नू के बहुत कहने पर काका घर चले गए। काका मन्नू के घर खाना खाने गए तो कहा, बहू रानी खाना लाओ, खाना खाकर जल्दी जाना है, मन्नू बाबू हल चला रहे हैं। गौरी उस वक्त चक्की चला रही थी। उठकर काका को खाना देकर फिर चक्की चलाने लगी और काका बैठकर खाना खाने लगे। तभी गौरी को याद आया कि अरे काका को दही देना तो भूल ही गई, और बैठे बैठे अपना हाथ वहीं से बढ़ाकर दही को उठा लिया। तभी काका की नज़र उस पर पड़ गई। अब काका की तो सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो थाली छोड़कर वहाँ से भाग खड़े हुए। हाँफते हुए गिरते हुए मन्नू के पास पहुँचे। उनकी यह दशा देखकर मन्नू हल छोड़कर वहाँ से भागते हुए आया और पूछने लगा, काका क्या बात है, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? काका के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मन्नू ने उन्हें पानी पिलाया और थोड़ा शांत होने पर फिर वह वही सवाल पूछा, काका क्या बात है और इतने घबराए हुए क्यों हैं? काका जैसी तैसी लड़खड़ाती आवाज में बोले, मन्नू बेटा, वो जो तुम्हारी बहू है वो औरत नहीं है। मन्नू कहने लगा, काका आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, साफ साफ बताइए। अभी भी काका बहुत डरे हुए थे। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बोले, बेटा बहू रानी चक्की चला रही थी और बैठे बैठे ही शिकार से दही की हांडी उतार ली। वो औरत नहीं है, जरूर कोई भूतनी है। यह सब सुनकर मन्नू का दिमाग चकरा गया। एक पल के लिए लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। फिर भी वह अपने मन में धैर्य रखकर बोला, काका आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। लेकिन काका अपनी बात पर डटे रहे। अब मन्नू भी विचार करने लगा और मजबूर हो गया कि काका इतने सालों से हमारे पास रह रहे हैं, आज तक तो काका ने कभी झूठ नहीं बोला। फिर मन्नू ने काका से कहा, काका आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। फिर वह मन ही मन में सोचने लगा कि आज इतने वर्षों में मुझे आज तक एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरी पत्नी नहीं है। वही बोलचाल, वही हंसी मजाक, फिर भी काका तो झूठ नहीं बोलने लगे। वो तो हमारे घर के सदस्य की तरह हैं, मेरे पिता जैसे हैं। कुछ तो है। तभी मैं सोचूं कि गौरी आज भी इतना सारा काम मिनटों में कैसे कर लेती है। मेरी पत्नी ऐसी कैसे हो सकती है? मेरी पत्नी आम औरतों की तरह ही रहती है। और उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। फिर सारा काम निपटा कर मन्नू और काका घर आ गए। काका तो अभी भी डरे हुए थे और वो घर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वहीं झोपड़ी में चारपाई पर लेट गए। मन्नू जब भोजन करने बैठा तो उसने गौरी को भी अपने पास बिठा लिया। मौका देखकर खाते खाते मन्नू बोला, अच्छा गौरी, काका मुझे कुछ बोल रहे थे, क्या वो सही है? गौरी अनजान शब्दों में बोली, क्या बोल रहे थे? मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है? जबकि गौरी अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुकी थी। दोबारा मन्नू ने बोला, वही कि तुम बैठे बैठे ही शिकार से दही की हांडी उतार ली थी। अब गौरी को सब कुछ बता देना ही उचित लगा।
वह बोली, हाँ बिल्कुल सही है। तब मन्नू बोला, जब ये सही है तब तुम एक पत्नी की तरह कैसे रह रही हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तब गौरी लंबी सांस लेते हुए बोली, आप हाथ मुंह धो लो, फिर मैं बैठकर सारी बातें आपको बताती हूँ। दोनों पलंग पर बैठ गए। गौरी अपनी कहानी सुनाने लगी। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। वह अपनी आप बीती सुनाने लगी। वह कहने लगी, उस दिन की बात है जब मेरी भी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। मुझे भी डोली में बिठाकर कार उसी रास्ते से ले जा रहे थे जिस रास्ते से आपकी दुल्हन की डोली आई थी। मैं डोली में बैठे बैठे अपनी आने वाली दुनिया के बारे में सोचने लगी थी। खूबसूरत सपनों में खोई हुई थी कि मुझे लगा मेरी डोली नीचे रखी जा रही है। मेरी डोली के साथ कोई नहीं था क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था। जैसे ही डोली जमीन पर रखी तो एक कार मुझसे बोले कि बेटी तुम निश्चिंत बैठी रहो, हम लोग अभी फ्रेश होकर आते हैं, फिर कुछ जलपान करके आगे चलेंगे। मैंने भी धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है। उनके जाने के बाद मैं पर्दा हटाकर इधर उधर देखने लगी। एक बहुत बड़ा छायादार पेड़ था और उस पर किसी भी पक्षी का शोरगुल नहीं हो रहा था। मुझे कुछ अजीब सा लगा। जहाँ पर डोली रखी थी वहाँ से कुछ कदम दूर पर कुआं था जो शायद राही बटोही की प्यास बुझाने में मदद करता होगा। इसके सिवाय वहाँ कुछ खास नहीं था। मैं इधर उधर देख रही थी कि अचानक उस पेड़ से एक जोरदार भयानक आवाज़ आई और साथ में एक काला कलूटा व्यक्ति आया जो मेरे ख्याल से मानव नहीं था। तभी मैं कुछ सोचती इससे पहले ही मुझे वो डोली से खींच कर ले गया और बोला, मैं कितने वर्षों से अकेला हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और कुएं में कूद पड़ा। जब कार वापस आए तो मुझे डोली में न पाकर शोरगुल करने लगे। पास में गांव होने की वजह से कुछ ही देर में बहुत सारे लोग जुट गए। कारों ने सारी बात बताई तो गांव वाले दुल्हन को ढूंढने लगे। किसी व्यक्ति ने कुएं में देखा तो दुल्हन का जोड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया। सबको यकीन हो गया कि दुल्हन ने आत्महत्या कर ली है। फिर मेरे ससुराल में मेरे मायके से सभी लोग आ गए और मेरे शरीर को नम आँखों से लेकर चले गए। मेरी रूह यह सब तमाशा देखती रही पर कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे उस प्रेत ने जकड़ रखा था। मेरे अंदर मेरे सारे सपने जीवित थे। मैंने कई बार कितनी डोलियों में हक जमाने की कोशिश की परंतु उस प्रेत की वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन उस प्रेत ने मुझसे कहा कि मेरा समय पूरा हो गया है, अब मेरी मुक्ति हो रही है, मैं जा रहा हूँ, अब तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। और वह धुआं की तरह लुप्त हो गया। तब मेरे सपने फिर से ताज़ा हो गए। मैं निगाह टिकाए बैठी थी कि कोई ऐसी डोली आए जिस पर मैं अपना कब्जा कर सकूं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन आपकी दुल्हन डोली में बैठकर आई थी। सभी कारों ने खेतों में जाने के बाद दुल्हन का भाई भी वहीं रह गया तो फिर मैं मायूस हो गई। लेकिन जैसे ही दुल्हन की आवाज़ आई कि बाबू जाओ तुम भी फ्रेश हो आओ, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मौका मिले और वो मौका भी मुझे मिल गया। जैसे ही वो लड़का गया जो अब मेरा भाई होने वाला है, उसी समय मैं दुल्हन पर झपट पड़ी और गला दबोचकर मैं कुएं में कूद पड़ी। मैं उसके हूबहू रूप धारण करके वापस डोली में बैठ गई। अब मुझे एक ही समस्या थी कि मैं किसी को
नहीं जानती थी, ना ही किसी का नाम पता था। तब से मैं आज तक चतुराई से काम लेती थी। यही कारण है कि कोई मुझे परख नहीं पाया और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि हे प्रभु, मेरा भी घर संसार बसा दो, किसी प्रकार की हानि ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, मुझे भी कोई संतान हो। और भगवान ने मेरी सुन ली। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो तो उस दिन मेरी मत मारी गई कि मैं आज काम की वजह से ध्यान भूल गई कि काका पास में ही बैठे हैं। खैर, जो कुछ भी हुआ अब मुझे अफसोस नहीं है। मेरा हर सपना आपने पूरा किया। मैं हर जन्मों तक तुम्हारी ऋणी रहूंगी। अब मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, आज मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दो, क्योंकि मेरा वेद खुल जाने से मैं इस घर में टिक नहीं सकती। मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी गौरी तो ला नहीं सकती, पर मैंने आपका प्यार देखकर गौरी जैसा प्यार देने की कोशिश करती रही। न जाने वह कितना प्यार करती। और अनोखी भूतनी फूट फूट कर रोने लगी। अब मनु की बारी आई तो उसकी लालसा जानकर बड़ा मन विभोर हुआ। वह उससे बोला, पगली, अभी तक तुमको मैं ही गौरी समझता रहा, आज तू भी वही गौरी है। फिर भूतनी बोली, यह तो ठीक है, पर मैं एक आत्मा हूँ। अब मैं इस घर में टिक नहीं सकती, मुझे जाना होगा। तब मनु बोला, तुम ऐसे अचानक चली जाओगी तो मैं समाज को क्या जवाब दूंगा, कैसे सबको समझाऊंगा। मेरे ससुराल वाले मुझ पर मुकदमा चला देंगे कि मेरी बेटी को मार कर कहीं फेंक दिया है। तब भूतनी बोली, एक रास्ता है, आप किसी को ये मत बताना। मैं मनुष्य की तरह मर जाऊंगी और आप विधि पूर्वक सब कर्म कांड कर दीजिएगा, ताकि आपकी गौरी की आत्मा भी मुक्त हो जाए। जब आप चिता पर मेरे शरीर को रखोगे तब तक मैं सबको दिखाई दूंगी। जैसे ही आप आग लगाओगे मैं कफन से गायब हो जाऊंगी। ये सिर्फ आप ही महसूस करोगे। पर हाँ, एक वचन और भी देती हूँ, आपको और आपके परिवार को अब कोई कष्ट नहीं होगा। आपको जब भी मेरी याद सताए तो मुझे ज़रूर याद कर लीजिए, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ। भूतनी गौरी अब इस दुनिया में नहीं रही। घर में बहुत विलाप होने लगा। सब रो रो कर विलाप करने लगे। ससुराल पक्ष के लोग आ गए और उसे शमशान ले जाया गया। सभी को दुख हो रहा था। मन्नू की सुशील और संस्कारी बहू अब इस दुनिया से चली गई। ऐसी बहू तो मोहल्ले में किसी की भी नहीं थी। बड़ा सम्मान करती थी, कामकाज में बड़ी चतुर थी। सब लोग बड़ा विलाप कर रहे थे और उसकी अच्छाइयाँ गिनाने लगे। मन ही मन बड़ा दुखी हुआ। अब गम छिपाए अंदर अंदर टूट गया था। वो नहीं चाहता था उसकी गौरी घर छोड़कर जाए, पर वो तो एक आत्मा थी, उसका क्या चलता। उसके पार्थिव शरीर को उस पर रखा गया। जैसे ही मन्नू आग लगाने पहुंचा, चिता पर सिर्फ कफन ही रह गया। ये मन्नू के अलावा कोई नहीं जान सका। सब भारी मन से लौट आए। आज भी मन्नू उसकी यादों को भुला नहीं पाया। जब भी मन्नू को उसकी याद आती है तो वह उसके ढांढस बनाने जरूर आती। दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल काल्पनिक है। इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनाया जा रहा है। इसका किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है, ना ही कोई नाता है किसी भी घटना से। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।